हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। पॉजिटिव न्यूज इसलिए है क्योंकि लगभग महिला एवं बाल विकास विभाग में 300 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। हालांकि ये भर्ती है संविदा, लेकिन ये इस प्रकार की भर्ती है जो शायद संविदा में कहीं ना कहीं लंबा अवसर आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से मनरेगा के कर्मचारी पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं संविदा के तौर पर, उनको अभी तक नौकरी से नहीं निकाला गया है, उसी प्रकार की ये भी ये कुछ केंद्र सरकार, राज्य सरकार के राजंश और केंद्रांश से जो है इस योजना को शामिल किया गया है। और कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए अच्छा खासा जो बेरोजगार है और जिनको जॉब की अत्यंत आवश्यकता है और जिनकी एज निकलती जा रही है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कल हुए डीएड और बीएड के मामले में सुनवाई के संबंध में। हुआ यह कि बहुत सारे जो चैनल्स है वो जो एक प्रकार से जो हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीम होता है उसको दिखाया गया, लेकिन वो भी जो चीजें हैं वो अधूरी हुई है। इस पर विशेष फोकस जो है ओम प्रकाश साहू, उनके द्वारा जो है बकायदा पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है। आप आगे वीडियो क्लिप के माध्यम से देखिएगा। और अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि भैया अब बहाना नहीं चलेगा, अगर अब कुछ आप लोग नहीं किए तो सीधा सीधा आप लोग के खिलाफ जो है वो चार्जशीट फाइल किया जाएगा। इस प्रकार से जो जज है उन्होंने कहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं आपको विस्तार पूर्वक हमारे ओम प्रकाश भाई बताएंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं जो वैकेंसियां निकली है उसके संबंध में। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिएगा। मिशन वात्सल्य के नाम से ये जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, और इसके लिए लगभग देखा जाए तो 300 से अधिक 300 पद है लगभग, जिसमें हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर, कॉल ऑपरेटर, IT सुपरवाइजर, मल्टीपर्पज सिस्टम एंड सुरक्षा गार्ड रात्रिकालीन। ये है टोटल 33 जिलों में, अलग अलग जिलों में निकला है, और लगभग इसमें 296 पद है। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है इसमें अनिवार्य न्यूनतम अनुभव भी मांग दिया गया है। तो खास तौर पर जो अनुभवी लोग हैं उनको इसमें फायदा ही होगा। इसके अतिरिक्त आयु सीमा 21 वर्ष मिनिमम है, 35 वर्ष मैक्सिमम है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 45 वर्ष तक जो है वो छूट प्रदान की गई है। इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर पूरा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आप आगे ओम प्रकाश भाई का पूरा वीडियो देखिएगा। और इसके साथ ही कल आए सीजीपीएससी के रिजल्ट में चयनित सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन और जो आपका कैरियर है वो उज्जवल रहे। इसके साथ ही जिनका चयन नहीं हुआ वो निराश नहीं हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से नए सीजीपीएससी की तैयारी करिए। वैसे भी इस बार जो है फेयर चेकिंग भी हुआ है, इसके साथ ही फेयर इंटरव्यू भी हुआ है, तो रिजल्ट भी जो है फेयर आया। आप देखे होंगे जो नंबर है बहुत ज्यादा वेरी नहीं हुए हैं, लगभग 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, इसी से आसपास जो है वेरी हुए। तो अब जो पीएससी आएगा वो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूं वीडियो समझ आया होगा। अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। छत्तीसगढ़ डीएलएड टीम की ओर से सीजीपीएससी व्यापम हब के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 लगातार शुरुआत से ही विवादों पे रहा है। डीएड वर्सेस बीएड का मुद्दा जो है पूरी तरह से चरम पर रहा है, और इसकी सभी जानकारियां, सभी अपडेट्स जो है आपको इस चैनल के माध्यम से दीपांशु भैया लगातार देते रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 काफ़ी बड़ा मुद्दा था, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा रहा है, और इसकी जानकारी आप सभी तक समय पर पहुँचे, इसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। इसके लिए हम पूरे टीम की ओर से इनको धन्यवाद प्रेषित करते हैं, और इस प्रकार की सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि जो भी अपडेट्स होते हैं वो समय पर आप सब तक पहुँचे। इसके लिए हम भैया से निवेदन भी करते हैं कि इस विषय पर लगातार वीडियो बनाते रहें, इसकी सारी जानकारियां आप सब तक पहुंचाते रहें। हाल फिलहाल में इसी से जुड़ा हुआ जो है कंटेम्प्ट याचिका जो है हमने माननीय हाई कोर्ट में लगाया हुआ था। आप सबको मैं छोटी संक्षेप जानकारी के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो विवाद था शुरुआत से ही जो है डिप्लोमाधारियों के पक्ष में रहा था, और माननीय कोर्ट का जो आदेश था वो आप सब तक पहुंचा हुआ था। 2 अप्रैल 2024 को माननीय हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने बीएड को बाहर करके डिप्लोमाधारियों की जो है नई सिलेक्शन लिस्ट जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही थी। ये फाइनल ऑर्डर था।
जिसके ऑर्डर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार और बीएड धारियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई, जिसकी सभी एसएलपीओं को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और 28 अगस्त को अपना फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ऑर्डर को अफेल्ड किया है और जो है किसी भी प्रकार से स्टे या किसी भी प्रकार की जो मांग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में बीएड धारियों की और छत्तीसगढ़ सरकार की कि बीएड को रख लिया जाए, उन सभी चीज़ों को मांगों को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है उसके आदेश को बरकरार रखा है। इसके बावजूद भी 2 महीने हो गए थे, सरकार लगातार मनमानी कर रही थी और जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही थी, जिसके लिए हमने माननीय हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट याचिका दायर किया, जिसकी पहले की सुनवाइयों का अपडेट जो है आप सब तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचा हुआ था। जो लास्ट सुनवाई थी 6 नवंबर 2024 को, जिसमें जो डायरेक्टर मैडम थी डीपीआई से दिव्या उमेश मिश्रा जी और सहायक संचालक श्री आशुतोष चावरे जी, उनको दोनों को बुलाया गया था, जिसमें उनको आदेशित किया गया था कि आप 20 दिवस के भीतर जो है सिलेक्शन लिस्ट को एज पर पैरा 39 जो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का ऑर्डर था 2 अप्रैल 2024 का, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है और जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको रीअरेंज करके कोर्ट में सबमिट करना है। इसी को लेकर के सबसे पहले सवाल किया गया आज की सुनवाई में कि 20 दिन हो गए आपने वो डाटा सबमिट नहीं किया है, जिसपे सबसे पहले तो रिस्पोंडेंट एडवोकेट जो खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने एक जो है रिव्यू याचिका लगाई है और रिव्यू याचिका भी पेंडिंग है, तो इसको रिव्यू याचिका तक के लिए टाल दिया जाए या आगे बढ़ा दिया जाए, जिस पर हमने पुरजोर जो है विरोध किया और माननीय न्यायालय को इस बात से अवगत कराया कि अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की एसएलपी को पहले से ही खारिज कर दिया है। 4-5 राज्यों में इस प्रकार की जो है रिव्यू याचिका जो है लगाई गई थी और सेम ग्राउंड पर लगाई गई थी, उन सभी रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो इस प्रकार से कोई रिव्यू याचिका का बहाना करना जो है जायज़ नहीं है। और साथ ही साथ हमने 2 ऑर्डर भी पढ़ाया सुप्रीम कोर्ट को, पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ राज्य के एसएलपी पर ही जो है ऑर्डर आया हुआ था, जब एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। पहला ऑर्डर था 3 जुलाई 2024 को, जिसमें जस्टिस दुलिया जी ने कहा था कि अभी जो भी इम्प्यूग्न जजमेंट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का विवादित ऑर्डर है, उसको हम किसी भी प्रकार से कोई भी छेड़खानी या उसमें बदलाव नहीं करेंगे, हम उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो ऑर्डर है वही रहेगा। और उसके साथ ही साथ जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच में 15 जुलाई 2024 को भी एक ऑर्डर आया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ सरकार को, विभाग को डीएलएड कैंडिडेट्स की जो नियुक्ति है उसको देने की बात कही थी और उस बीच कोई भी जो है स्टे ऑर्डर नहीं था। इन सारी चीज़ों को हमने जब माननीय हाई कोर्ट में अभी कंटेम्प्ट याचिका की सुनवाई के दौरान अवगत कराया, तब उन्होंने सारी चीज़ों को कंसिडर किया और जो रिस्पोंडेंट काउंसिल थे उनसे तीखे सवाल किए। तब रिस्पोंडेंट काउंसिल ने एक और पैतरा आजमाया। आप सबको बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में 27 नवंबर 2024 को उन्होंने एक डाटा सबमिट किया जो 3 पेज का था। इस 3 पेज के डाटा में पहला तो ये है कि क्या क्या है इसके अंदर में ये बताया गया। सेकंड पेज में ये बताया गया कि जो है 6 नवंबर 2024 को जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसके एवज में हमने व्यापम को जो है एक चिट्ठी लिख दी है कि हमको जो है डीएलएड कैंडिडेट की जो है डाटा दें, जो कि अभी तक नहीं मिली हुई है, इसलिए हम लोग अभी तक डाटा सबमिट नहीं कर रहे हैं। हमने उसकी जो है कॉपी लगाई हुई है, जो 11 नवंबर 2024 को जो है लिखी गई थी। ये केवल और केवल बचने का एक प्रयास था। आप सबको पता है कि डीपीआई में ये सब डाटा पहले से ही उनके पास है, जिसको हमने माननीय कोर्ट को अवगत कराया कि इस प्रकार की डाटा जो है विभाग के पास पहले से ही है। व्यापम का काम होता है केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जो है रिज़ल्ट देना, और रिज़ल्ट के बाद जो समस्त जो डाटा होती है उसको विभाग को सौंप देती है। उसके बाद विभाग अपना जो काम करती है, सिलेक्शन लिस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ रैंक जारी करती है, उसके बाद फिर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाती है और नियुक्ति देती है। ये सारा डाटा जो है विभाग के पास होता है। चूँकि
21 अगस्त 2023 को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक एंट्री ऑर्डर पारित किया था कि बीएड को बाहर करते हुए केवल डिप्लोमाधारियों की जो है काउंसलिंग प्रक्रिया की जाए, जिसके लिए उन्होंने 22 अगस्त 2023 को ही एक नोटिस जारी किया गया था। ये विभाग के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में बीएड उपाधिधारियों को चयन प्रक्रिया से पृथक रखा गया है और प्रथम चरण दस्तावेज सत्यापन के लिए केवल डिप्लोमाधारियों की निम्नानुसार कट ऑफ रैंक निर्धारित किए गए हैं। ये डाटा बिना किसी जानकारी के, बिना किसी आंकड़ों के नहीं जारी की जा सकती। ये कट ऑफ रैंक जो है केवल डिप्लोमाधारियों की है, यानी कि उस समय इनके पास जो है बीएड और डीएड की समस्त डाटा थी। बीएड को बाहर करके इन्होंने डिप्लोमाधारियों के लिए कट ऑफ रैंक जारी किया गया था। तो इस प्रकार की अब बहानेबाजी करना 1 साल 1.5 साल बाद आकर के कि हमारे पास डाटा नहीं है, हमने व्यापम को चिट्ठी लिखा है, ये केवल और केवल बहानेबाजी है कंप्लायंस से बचने के लिए। जिस पर माननीय कोर्ट ने रिस्पोंडेंट काउंसिल को सख्त लफ्जों में कहा कि जब आपके पास पहले से ये डाटा है, फिर आप किस प्रकार से आप अपने सबऑर्डिनेट को लेटर लिख कर ये शो कर रहे हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया, विभाग को निर्देशित कर दिया, लेकिन वो उन्होंने अभी तक डाटा जो है हमको नहीं दिया है। तो आप इस प्रकार की बहानेबाजी से बच नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार की जो लेटरबाजी कर रहे हैं आप अपने सबऑर्डिनेट को, जो काफ़ी नीचे से हैं, उनको लिख करके बोल रहे हैं कि आप उसको डाटा को मत दीजिए, आप पीछे से बोल दे रहे हैं और सामने ये दिखा रहे हैं कि हमने लेटरबाजी कर दिया है, वो नोटिस जारी कर दिया है, वो अभी तक हमको मिला नहीं है। इस प्रकार के पैतरे नहीं चलेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो रिस्पोंडेंट काउंसिल थे उनको सख्त लफ्जों में कहा कि अगर आप इसके बावजूद भी बहानेबाजी करते रहेंगे तो आपके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी और चार्ज फाइल किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि आपको निर्धारित समय पहले से दिया गया था, 1.5 साल हो गए आपने वो काम नहीं किया और इस बीच आप लगातार बहानेबाजी करते रहे। कभी रिव्यू के बहाने किए, कभी आपने डेटा ना होने की बहानाबाजी किया। तो ये बात अब चलने वाली नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपके पास अभी भी समय है, आप तत्काल रूप से जिम्मेदार अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कॉल करिए, उनको बताएं कि उनके खिलाफ चार्ज फाइल हो रही है। इस प्रकार की जब बातें सामने आई तो रिस्पोंडेंट काउंसिल जो थे उन्होंने कहा कि सर हमको एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, एक अंतिम मौका दिया जाए, हम काम करेंगे। जिस पर जो एडवोकेट थे उन्होंने फिर से एक बार टिप्पणी करते हुए कहा कि जब बात आ रही थी कंप्लायंस करने की तब आप बहानेबाजी कर रहे थे, हमारे पास रिव्यू पे जा रहे हैं, हमारे पास डाटा नहीं है, हमने लेटर लिख दिया है, लेकिन जब आपके ऊपर चार्ज फाइल करने की बात की गई तब आप तत्कालिक रूप से बोल रहे हैं कि हमको एक अंतिम अवसर दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, आपको एक अंतिम अवसर दिया जाएगा, आप 1 दिन में डाटा सबमिट करेंगे, 2 दिन में डाटा सबमिट करेंगे या 3 दिन में डाटा सबमिट करेंगे, इससे ज़्यादा समय हम नहीं दे सकते। तब रिस्पोंडेंट काउंसिल ने कहा कि सर 1 सप्ताह का समय दे दीजिए, हम इस 1 सप्ताह में जो भी आदेश था उसको पालन करते हुए हम आपको डाटा सबमिट कर देंगे। जिस पर कोर्ट ने जो है सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि ये अंतिम अवसर रहेगा आपको काम करने के लिए, फाइनल अल्टीमेटम है कोर्ट के थ्रू। अगर इसके बाद भी आप कोई बहानेबाजी करते हैं, रिव्यू हो चाहे इस प्रकार की लेटरबाजी का बहाना हो, तब हम आपके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे, आपके खिलाफ चार्ज फाइल करेंगे। इस पर हमारे द्वारा जो हमारे एडवोकेट काउंसिल थे मनदीप कालरा सर जी, जो सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि सर ये बात केवल सिलेक्शन लिस्ट को देने की नहीं है, अपॉइंटमेंट की भी है। तब जो एडवोकेट जस्टिस थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम समझ रहे हैं आप 1.5 साल से पीड़ित हैं, लेकिन जब तक सिलेक्शन लिस्ट रीअरेंज नहीं होंगे तब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकते। सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज होने दीजिए और 1 सप्ताह बाद जब ये सिलेक्शन लिस्ट रीअरेंज हो जाएंगे तब नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालिक रूप से आगे बढ़ जाएगी। इस पर हमने कोर्ट को एक बात और अवगत कराया कि सामने चुनाव प्रक्रिया आ रही है और आचार संहिता का बहानेबाजी जो है विभाग द्वारा किया जाएगा। तब इस पर जो जस्टिस थे उन्होंने कहा कि राजनीतिक बातें अलग होती हैं, यहाँ लागू नहीं होती हैं। ये राजनीतिक बहाने अपनी जगह पे रहेंगी, यहाँ कोर्ट का आदेश है, ये कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ इसका हम लोग यहाँ देखेंगे और उसके खिलाफ ही जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
नियुक्ति प्रक्रिया निश्चित रूप से समय पर दी जाए और जो वांछित डाटा है उसको समय पर दी जाए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कोर्ट इसी पर कार्यवाही करेगी। जो जिम्मेदार अधिकारी रहेंगे वो बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कोर्ट का सख्त निर्देश था। तो आज के सुनवाई से, आज के जो कंटेम्प्ट हियरिंग थे, इनसे एक चीज जो है एकदम क्लियर कट निकल करके आ रहा है, सामने आया कि 1 सप्ताह के भीतर फाइनल अल्टीमेटम, अंतिम अवसर दिया गया है विभाग को काम करने का। एज पर पैरा 39 जो माननीय हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को पारित किया था, उसके अनुसार काम करने का। अगर उस पर काम नहीं करती है तो विभाग के जो संबंधित अधिकारी है उनको सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए विभाग को पहले से सूचित कर दिया गया है, संबंधित अधिकारियों को पहले से सूचित कर दिया गया है। तो हाल फिलहाल का आज का इतना अपडेट था जो आप लोगों तक पहुंचाना था। चूँकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइव चल रही थी, लास्ट में वो जो है बंद हो गई थी, उसके बाद जो चीज़ें निकल करके आई थी वो आप सब तक नहीं पहुंच पाई थी। तो मैं पूरा प्रयास किया हूं कि जो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जो बाधा आई थी उसके बाद की स्थिति क्या थी, सुनवाई में क्या हुआ, वो आप सब तक पहुँचे। तो एज़ इट इज़ जैसा बहस हुआ था उस प्रकार से मैंने बताने का प्रयास किया। और इसके बाद कोई भी अपडेट रहेगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से दीपांशु भैया आगे भी बताते रहेंगे। और जब भी मुझे अवसर मिलेगा आप सबके बीच आने का, मैं इस प्रकार से आने का प्रयास करूंगा। और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे D8 टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपांशु भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।